जो दो बातें बच्चों वो हमारी डन है, ठीक है। तो बाकी की जो दो बातें वो आज डिस्कस करते हैं कि तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बच्चों क्या बताया था तुम्हें, मार्केट फेलियर, फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू मार्केट पावर, है ना, मार्केट पावर, कि अगर मार्केट की पावर एक बंदे के हाथ में आ जाएगी तो भाई वो तो फिर देखो मिसयूज करेगा, है ना, प्राइसेस बढ़ाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्या बोला, एक्सटर्नैलिटीज, है ना, तो वो भी हमने समझ ली थी बात, पूरी डिटेल में हमें समझ आ गई। तीसरी बात बच्चों जो आज की क्लास में समझनी है वो है पब्लिक गुड्स। सर क्या मतलब पब्लिक गुड्स, क्या बेटे, पहले मैं एक नॉर्मल आपको बता दूं पब्लिक गुड्स और फिर एक्सटर्नैलिटी पे डिस्कशन करता हूं जरा उसमें। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर द जनरल पब्लिक, इसलिए इसको कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स और पब्लिक गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड करती है, यानी पब्लिक को ये चीजें खरीदने के लिए, खरीदते तो पहली बात है नहीं, यूज करते हैं, यानी कि आम जनता को इन चीजों को यूज करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं पड़ता, ठीक है ना। कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स हैं ये, पब्लिक गुड्स हैं, फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये वो चीजें हैं, यूज करने का राइट फ्री में दे रही है, इनको हम बोलते हैं कौन सी चीजें बच्चों, पब्लिक गुड्स। यहां पर इन चीजों को फॉर एग्जाम्पल पार्क, फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजियम जहां पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, ठीक है ना, फिलहाल के लिए कोई पार्क कह सकते हो, है ना, कोई है जी रोड, ठीक है, डैम, ठीक है ना, ऐसा, तो ये पब्लिक गुड्स हैं, सभी पब्लिक फ्री है उसको यूज करने के लिए, किसी को कोई पैसे देने की वहां पर जरूरत नहीं है। बच्चों ऐसी चीजें जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोडक्ट को यूज करने का राइट दिया जा रहा है, क्या ऐसी चीजों को मार्केट में, मार्केट इकोनॉमी के थ्रू कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या वो बंदा पार्क की डेवलपमेंट में कुछ मतलब इंटरेस्ट दिखाएगा कि यार ग्राउंड पड़ा हुआ है हम पार्क बना दे, रिलायंस कंपनी ऐसा करेगी क्या, टाटा कंपनी ऐसे करेगी, कोई जनरल प्रोड्यूसर, ठीक है ना, आप में से किसी की फैक्ट्री चलती हो, आप चलते चलते ये काम कर दोगे क्या, नहीं, हम सब लोग ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। रीजन बहुत सिंपल है कि हमारा सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि चाहे हम गुड्स बना रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, मैं क्लासेस दे रहा हूं, हम सबका एक ही काम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जहां सर्विसेज की बात आती है वहां थोड़ा सा अलग मैटर भी हो जाता है, पैसों के साथ साथ आपको क्वालिटी मेंटेन भी करना है, प्रोडक्ट बना रहे हो वहां भी यही है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, तो दोनों बातें साथ साथ चलेंगी तो ग्रोथ भी होगी, पैसा भी आएगा। आप बात समझ रहे हो। लेकिन बेटे मैं ये बता रहा हूं कि फ्री वाला कोई काम, ठीक है, पार्क की मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हम में से कोई करने वाला नहीं है, तो इस काम को सिर्फ और सिर्फ कौन करता है बच्चों, गवर्नमेंट, और यही रीजन है ये चीजें नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड एट ऑल और आर इधर अंडर प्रोड्यूस्ड, इसलिए पब्लिक गुड्स कोई बना नहीं रहा, इसलिए सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है बच्चों, मार्केट फेलियर। डन हो गया बच्चों यहां पे पॉइंट। लेकिन अब बेटा मेरी बात समझो ध्यान से, वो समझ आ गया हमें पब्लिक गुड्स कोई नहीं बना रहा, मार्केट फेलियर होगा, लेकिन अब एक पहले डिफरेंस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं जिसपे कई एमसीक्यू हमारे बन सकते हैं, कि एक होती है प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स मतलब मार्केट गुड्स, मार्केट गुड्स मतलब जिसको मार्केट में हम पैसा देके खरीद रहे हैं, और एक है जी पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स मतलब कि ऐसी गुड्स जिसको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज करने का राइट हमें दे रही है, ठीक है जी। तो बेटा इन दोनों में आज पहले हम डिफरेंस कर लें, फिर उसके बाद मार्केट फेलियर को जरा समझते हैं, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें समझने को मिलने वाली हैं, ध्यान से आप सारी चीजों को फोकस करके मेरी बात को सुनो। मोटा मोटा डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिसको हम पैसा देके परचेज करते हैं, बोलो यस और नो। प्राइवेट गुड्स वो चीजें जिसको हम पैसा देके मार्केट से खरीदते हैं, जैसे कि मार्केट गुड्स, जैसे कि साबुन हो गया, जैसे कि आपकी बुक्स हो गई, जैसे कि आपका फोन हो गया, जैसे कि एसी हो गया, जैसे कि एलईडी हो गया, जैसे कि घर हो गया, इन सब चीजों को आप पैसा देके खरीदते हो, बोलो सही है ना। लेकिन पब्लिक गुड्स कैसी गुड्स हैं भाई, पब्लिक गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिनको आप पैसा देके नहीं खरीदते हो, ये सब चीजें वो हैं जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है, और इसको बोलते हैं इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना, नो सब्सटेंस। और दूसरी बात, एक ये वाला पॉइंट तो चलो अभी बताता हूं मैं, ये देखो, और कॉल्ड कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, और क्या बोलते हैं बच्चों इनको, सोशल गुड्स।
अब जिस लाइन को मैं पढ़ रहा था पहले, बजरा उस बात को पढ़ो कि अगर ये चीज एक बंदे को यूज करने का राइट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा बंदा को सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा इसमें से, मतलब दूसरे बंदे को यूज करने का राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स यूज कर रहा है तो वाई कैन नॉट यूज इट। बोथ कैन यूज इट साइमल्टेनियसली, दे कैन यूज इट, है ना। अगर एक्स पार्क में बैठा है तो क्या वाई पार्क में नहीं बैठ सकता? क्या जेड उस समय नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। तो भाई इसका मतलब एक बंदा अगर एक्स उस रोड से क्रॉस कर रहा है तो क्या वाई उस रोड को क्रॉस नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे? कर सकता है भाई। दोनों की गाड़ियां सेम भी क्रॉस कर सकते हैं, पैदल भी क्रॉस कर सकते हैं, बाइक पे भी क्रॉस कर सकते हैं, साइकिल पे भी क्रॉस कर सकते हैं। सबको उस रोड को क्रॉस करने का इक्वल राइट है। और अगर एक बंदे ने राइट यूज कर लिया अपना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट यूज हो रहा है तो दूसरा बंदा अपना राइट यूज ना करे साइमल्टेनियसली टाइम पे, वो भी यूज कर सकता है। तो इसका मतलब कौन सी गुड्स है बेटा? वो पब्लिक। पहला डिफरेंस समझ में आ गया आपको? प्राइवेट गुड्स पब्लिक गुड्स का मेन डिफरेंस क्लियर हो गया। अब जरा इसको एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये दोनों एग्जांपल ये तो ऑलरेडी क्लियर है। मेन आ जाओ जी बात पे, राइवलरी इन नेचर। सोचो आप, प्राइवेट गुड्स कैसी होंगी? राइवलरियस, मतलब कि सर लोग एक दूसरे के राइवल होंगे वहां पर। राइवल मतलब, राइवल क्या होता है? कॉम्पिटिटर कह सकते हो, है ना, जो राइवलरी नेचर के हैं कि भाई चीज मेरी हो गई, अगर एक्स की हो गई तो वो चीज उस एट द सेम टाइम किसकी नहीं हो सकती? वाई की नहीं हो सकती। बोलो है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं राइवलरी नेचर के हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है वो मिस्टर एक्स ने खरीद ली, ठीक है जी, तो एट द सेम टाइम क्या मिस्टर वाई उसको खरीद सकता है? नहीं। अब तो एक्स से खरीदनी पड़ेगी भाई, क्योंकि उसके रजिस्ट्री किसके नाम पे हो गई है? एक्स के नाम पे। अब वाई को अगर सेम प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी चाहिए तो भाई उसको किससे खरीदनी पड़ेगी? एक्स से। अब एक्स विलिंग होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और क्या इसमें ऐसा है? ये तो सर नॉन राइवल है। नॉन राइवल है ना? क्यों सर? क्योंकि अगर एक बंदे ने वो चीज कंज्यूम कर लिया एट द सेम टाइम द सेकंड पर्सन कैन आल्सो कंज्यूम दैट, है ना। अगर एक्स बंदा पार्क में बैठा हुआ है, वाई बंदे को भी उस पार्क में सेम टाइम पे बैठने का राइट है। मैं खरीदने का राइट नहीं बोला, खरीद तो ना एक्स सकता है ना ही वाई सकता है। पब्लिक गुड्स है भाई, उसको खरीद नहीं सकते हो आप, लेकिन यूज करने का राइट दोनों का सेम टाइम पे है। बताओ समझ में आ गया? अगली बात बच्चों, साइमल्टेनियस, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। एक प्रॉपर्टी एक समय पे पूरी की पूरी दो बंदों के नाम पर नहीं हो सकती, साइमल्टेनियस। इज दैट क्लियर? अगर यहां पर कोई एक एप्पल पड़ा हुआ है और वो मैं खाना चाहता हूं तो क्या कोई और खा सकता है उसको? नहीं। या मैं खाऊंगा या तुम खाओगे। तुम कहोगे सर हम तो फाड़ियां कर लेंगे उसकी, सारे ही खा लेंगे। ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला शुरू में? पूरा एप्पल खाना है। तो या मैं खाऊंगा तो भाई मैं खाऊंगा और तुम खाओगे तो तुम खाओगे। इसका मतलब क्या है बेटा? साइमल्टेनियसली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं उसको। इज दैट क्लियर? लेकिन पार्क को क्या हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। रोड को हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट साइमल्टेनियसली। राइट तो बिल्कुल सिंपल हो गया। जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वो प्राइवेट गुड्स हैं, उसी को उसको यूज करने का राइट है। क्या दूसरा फोर्सफुली उसकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रोडक्ट, कोई भी प्राइवेट व्हीकल, क्या दूसरा फोर्सफुली यूज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कैन नॉट एक्सरसाइज सफिशिएंट कंट्रोल। ठीक है ना? कंट्रोल किसका भाई? जिसकी एसेट है। बोलो सही है ना? ठीक है जी। अगर मान लो मेरा व्हीकल है तो राइट उसको ड्राइव करने का सबसे पहले किसके पास है? मेरे पास है। अगर मैं उस व्हीकल की किसी को दूं, ले भाई तू थोड़ी देर के लिए अपना, तूने जाना तू हो, या वो बात अलग है। लेकिन क्या फोर्सफुली मुझे कोई कह सकता है सर व्हीकल दो अपना, हमने तो जाना ही है, पकड़ाओ अपने कार की चाबी दो, अभी दो, लेके जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? फोर्सफुली ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब राइट किसके पास है बेटा? जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वो प्राइवेट गुड्स हैं, उसी के पास उसका राइट है। डन हो गया। इन चीजों को डिविजिबिलिटी के हिसाब से देखा जा सकता है, सेपरेट आइटम्स की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर पढ़े हो 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल हैविंग 5 एप्पल्स, ठीक है ना। उस पॉलिथीन में, उस पॉली बैग में 5 एप्पल्स हैं, तो 5 एप्पल्स डिविजिबल नेचर से हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं। किसी ने एक ले लिया, किसी ने दूसरा ले लिया, ऐसे करके यूज कर सकते हैं ना, तो डिविजिबिलिटी है। लेकिन बच्चों क्या पब्लिक गुड्स में पार्क की डिविजिबिलिटी ऐसे हो सकती है? अपने अपने नाम पे, तेरे को इस एरिया से बाहर नहीं निकलना, ये एरिया पे ही रहना है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, कोई किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस वहां पर नहीं लगा सकता, और वो डिविजिबल भी नहीं है। इंडिविजिबल तरीके से पूरा पार्क एक बंदा यूज कर रहा है,
वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, वहां पर खेल रहा है, बैठ रहा है, लेकिन उस समय वो एक पर्टिकुलर पार्क, उस एक पर्टिकुलर एरिया पूरे को यूज कर रहा है, यानी कि ये डिविजिबल हो सकती है और वो बेसिकली क्या होता है, इंडिविजिबल। इज दैट ओके? क्लियर है बच्चों? फ्री राइडर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री राइडर, जो कि एक प्रॉब्लम काउंट होती है बेसिकली। फ्री राइडर, जो आपकी प्राइवेट गुड्स हैं उसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती। फ्री राइडर का मतलब बच्चों, फ्री में यूज करने का राइट। बोलो, हर किसी को होगा अगर प्राइवेट गुड्स हैं तो। जैसे पब्लिक में तो होगा ही होगा, है ना। अब तेरा घर है, तेरे घर में कोई फोर्सफुली कहे भाई मेरे को तो रहना ही रहना है, फ्री में रहना है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो धक्के देके बाहर निकाल देगा ना उसको। फ्री राइडर प्रॉब्लम इसका मतलब इसमें नहीं है। लेकिन तू एक पार्क में बैठा हो, ठीक है, पार्क में बैठा है, तू आराम से मस्ती में बैठा है, म्यूजिक सुन रहा है, ठीक है जी, और आर्यन आ गया और तूने कहा भाई आर्यन निकल जा इस पार्क से बाहर, क्या ऐसा हो सकता है? ये भाई तू निकल लेना बाहर, तो मैं क्यों निकल? हाँ, अब आगे की बात में बोल लेना तो पहले बोल दी तूने, ठीक है, तूने आगे की भविष्यवाणी कर दी। तो भाई एक बात बता, तू उसको मना नहीं कर सकता, यू डू नॉट हैव एनी राइट, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि वो वहां पर पार्क में आकर के कोई ऐसी एक्टिविटी करनी शुरू करते जो कि लीगल नहीं है, तो फिर तो बात हो सकती है, तू कोई कंप्लेंट कर सकता है, तू किसी को बुला सकता है, देखो मैं बैठा था आराम से, तंग करने लग गया, ठीक है जी, हंसने लग गया बिना बात के, बहुत जोर जोर की, ठीक है जी, वहां वो भी लीगल है, वो भी इलीगल नहीं है ना। कोई ऐसी और कोई बात करने लग गया, तेरे को मारने लग गया, तो फिर बात एक अलग हो गई, है ना। तो तू कहेगा भाई नहीं, अब तो उस पार्क से निकल ही जा, तू चाहे मेरा नहीं है पर फिर भी निकल जा। लेकिन अगर दोनों प्रेम प्यार से यूज करें उस पार्क को तो कर सकते हैं भाई आराम से, वो भी बैठा है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। बताओ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पर फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है, आप समझो बात को, और यहां पर फ्री राइडर प्रॉब्लम है, यहां फ्री राइडर प्रॉब्लम है, किसी का पार्क है नहीं, तो दूसरा बंदा मना कर सकता है भाई, एक कह रहा है कि निकल जा, तो दूसरा कह सकता है भाई क्यों निकल जाऊं भाई, मैं भी यहीं बैठूंगा, और दोनों उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी एक को बिलोंग नहीं करती है। बताओ जी, डन है बच्चों? पॉइंट क्लियर है? एग्रीगेट डिमांड, यहां पर एग्रीगेट डिमांड निकाली जा सकती है। सर कैसे? अब मैं एक एप्पल खा रहा हूं, तुम एक एप्पल खा रहे हो, 10 लोग 10 एप्पल खा रहे हैं, तो टोटल डिमांड इस पर्टिकुलर एक रूम में कितने एप्पल्स की हुई? 10 एप्पल्स की डिमांड हुई, तो हम एग्रीगेट डिमांड का सम कर सकते हैं, टोटल कंजम्पशन हम कर सकते हैं। लेकिन पार्क में कितने लोग आए, कितने चले गए, काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम है। आप कितना कुछ वहां पर कैलकुलेशन कर सकते हो, एग्रीगेट सम निकालना मुश्किल होता है। कितने लोगों ने रोड्स क्रॉस करी, थोड़ा कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, इसमें एग्रीगेट डिमांड निकाली जा सकती है प्राइवेट गुड्स में। एक्सक्लूडेबिलिटी बता दिया बेटा, वहीं से निकलेगा पॉइंट, एक्सक्लूडेबिलिटी, कि प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल है। मेरा मकान है जी, मेरी मर्जी चलेगी, ठीक है जी, मैं किसी को उस चीज को एक्सक्लूड करवा सकता हूं कि मिस्टर एक्स मेरे घर में नहीं आएगा, एक्सक्लूड कंज्यूमर्स। बोलो सही है? क्या हम पार्क में किसी को एक्सक्लूडेबिलिटी कर सकते हैं? नहीं भाई, ये कौन सा, ये क्या चीज है? नॉन एक्सक्लूडेबल प्रोडक्ट्स हैं, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है। अगर किसी ने आना है वो भी आ सकता है, जो दूसरा उसको लाइक नहीं कर रहा भाई नहीं कर रहा, लेकिन वो भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पे लाइकिंग और डिसलाइक क्रिएट ही नहीं होता, राइट। सोशल वेलफेयर, अगर इनइक्वालिटी है तो आप मुझे बताओ, प्राइवेट गुड्स उस इनइक्वालिटी को बढ़ाएंगी या घटाएंगी? बढ़ाएंगी। मेरे पास पैसे हैं, मैं वो चीज ले सकता हूं, जो गरीब आदमी वो चीज वो नहीं ले सकता, तो इनइक्वालिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी, फेयर एंड जस्टिस नहीं रहेगा, है ना, फेयरनेस एंड जस्टिस नहीं रहेगा। लेकिन जो आपकी पब्लिक गुड्स हैं, उसमें एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है वो भी उस पार्क में बैठ सकता है, एक अमीर आदमी जो मर्सिडीज में है वो भी उस पार्क में बैठ सकता है। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि सोशल वेलफेयर इक्वल है, दोनों को उसको यूज करने का राइट बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल बराबर है, अमीर को भी गरीब को भी, है जी। हाँ, वो एक अलग बात है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वहां पर जहां रिस्ट्रिक्शन है वहां तो एक्सक्लूडेबिलिटी फिर है ना, तो जो सोसाइटी पार्क है या कोई ऐसा म्यूजियम है जहां पर एंट्री टिकट है, वहां पर एक्सक्लूडेबिलिटी की प्रॉब्लम, वहां तो एक्सक्लूडेबिलिटी है ही है, वहां तो आप मना कर ही सकते हो भाई, एंट्री टिकट दो तो आओ, या परमिशन लेटर लेके आओ तो आओ, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं कोई पब्लिक पार्क की बात कर रहा हूं जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। रिजेक्शन हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें हर एक अगला प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हो प्राइवेट गुड्स का, तो बेटा एडिशनल कॉस्ट लगेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो?
ठीक है जी। एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट से एडिशनल क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन भाई अगर आपको पब्लिक गुड्स यानी कि एक पार्क जो ऑलरेडी वहां पर है या ग्राउंड कह लो जो ऑलरेडी है उसको एडिशनल लोगों को यूज करवाना है, तो भाई अगर वहां उस पार्क को अभी तक 100 लोग यूज कर रहे थे तो 101वां बंदा जब यूज करेगा तो कोई एडिशनल कॉस्ट गवर्नमेंट को वहां आने वाली है नहीं। वो मेंटेनेंस ऑफ पार्क है वो तो वैसे भी वैसी होनी थी, वो तो वैसे भी वैसी होनी चाहिए। 120 लोग बैठ जाएंगे तब भी ठीक है, 100 बैठ जाएंगे तो भी ठीक है, 500 लोग बैठ जाएंगे तो कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए सबके लिए तो भी ठीक है, यूज करने का राइट सबके पास है और कोई मार्जिनल कॉस्ट वहां इंक्रीज होने वाली नहीं है। लेकिन अगर एसी है 5 लोगों ने 5 लिया, 6वां एसी अगर मार्केट को डिलीवर करना है तो कॉस्ट आएगी और उसके लिए प्राइस भी पे करना पड़ेगा, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल प्राइस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइवेट गुड्स में मार्केट फेल्योर नाम की कोई चीज कभी नहीं होती। सर क्यों? क्योंकि मैंने बताया था चैप्टर शुरू यहीं से किया था, यूनिट शुरू यहीं से करी थी मैंने, पब्लिक फाइनेंस शुरू यहीं से किया था कि प्राइवेट गुड्स में मार्केट फेल्योर नाम की कोई चीज नहीं होती। क्योंकि अगर चीजें अंडर प्रोड्यूस्ड हैं मार्केट खुद हिंट देगी और बनाओ, समझ रहे हो ना। अगर चीजें ओवर प्रोड्यूस्ड हैं मार्केट खुद हिंट देगी मत बनाओ। अगर ओवर प्राइस्ड हैं ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएगा, बिक नहीं रही होंगी, प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर प्राइस कम है ऑटोमेटिक उसका प्राइस इक्विलिब्रियम के थ्रू बढ़ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम खुद से आ जाएगा। मार्केट फेल्योर नाम की कोई चीज यहां होती ही नहीं है। लेकिन बेटा पब्लिक गुड्स में तो आपको बता दिया ना, या अंडर प्रोवाइडेड हो सकती हैं चीजें, ओवर प्रोवाइडेड तो कभी होंगी ही नहीं, अंडर प्रोवाइडेड होंगी, प्राइसेस को लेकर के कोई नहीं, लेकिन चीजें बन नहीं रही होंगी, या तो अंडर प्रोवाइडेड होंगी या फिर नॉट प्रोवाइडेड होंगी। तो ऐसी चीज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज डेफिनेटली देयर विल बी ए सिचुएशन ऑफ मार्केट फेल्योर। इज इट ओके और नॉट? डन है बच्चों यहां पे? तो जब हमें ये डिफरेंसेस क्लियर होते हैं बेटा तो हमारा टॉपिक हमें और अच्छे से क्लियर हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत आखिरकार क्यों है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत क्यों है? डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द गवर्नमेंट कैन हेल्प ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। बोलो है कि नहीं? अगर गवर्नमेंट बीच में आती है तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। सर कैसे? अगर गवर्नमेंट बीच में आती है, अगर आती नहीं तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम तो चलती रहेगी। फ्री राइडर मतलब क्या कि बिना बात के यूज करने का राइट किसको मिल रहा है? किसी को भी मिल रहा है, तो कौन सी प्रॉब्लम चलती रहेगी वहां पर? फ्री राइडर की प्रॉब्लम वहां पर चलती रहेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट आए तो पब्लिक गुड्स में जो मेन प्रॉब्लम है फ्री राइडर, उसको चैलेंज कर सकती है, उसको रोक सकती है। आप कहोगे सर क्या पार्क पे एंट्री टिकट लगा देंगे? यस। क्या रोड क्रॉस करने पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा देती? टोल टैक्स। भाई अगर आपको गाड़ी लेके जानी है पैसे दो, ले जाओ, टोल टैक्स। टू व्हीलर पे नहीं लगा रही, लगा सकती है, गवर्नमेंट को राइट है भाई, वो भी उसमें भी कर सकती है। क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा? ताकि वो पब्लिक गुड्स, एक तो अगर पैसा चार्ज नहीं करेंगे वो पब्लिक गुड्स ढंग से मेंटेन नहीं हो पाएगी, और मेंटेनेंस हमें वहां पर चाहिए, ठीक है ना, मेंटेनेंस हमें वहां पे चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो अगर हमें फ्री राइडर की प्रॉब्लम को रोकना है तो या तो यार लगा दो एंट्री टिकट। कि सर हमने बनाया एक बहुत सुंदर म्यूजियम और हम नहीं चाहते कोई ऐरा गैरा भी उसमें घुसे। ऐरा गैरा से मेरा मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी घुस जाए, लेकिन कोई बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए। तो आप वहां एंट्री टिकट या परमिट टिकट, परमिट लगा सकते हो कि भाई परमिशन लेके आओ पहले, राइट। और आपको अगर वहां से परमिशन नहीं मिली किसी भी रीजन की वजह से तो आप उसमें एंटर नहीं कर सकते हो। तो एंट्री फी, परमिशन टिकट, कुछ ऐसा पास है ना, कुछ भी ऐसा तो अगर लगा दे तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो वहां का थोड़ा सा डिग्निटी बनी रहेगी, चीज अच्छी लगेगी और जेन्युइन लोग उसको यूज कर पाएंगे जिन्होंने यूज करना था जेन्युइनली, ठीक है ना। तो आप जैसे कोई लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, अब पब्लिक लाइब्रेरी ऐसा नहीं कि भी आप जा सकते हो, लेकिन मोस्टली थोड़ा बहुत अमाउंट मंथली बेसिस पे वहां पर चार्ज किया जाता है ताकि आप वहां पर आराम से बैठें। और आप अगर वहां पर बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भाई वो आपको राइट है उनको वहां से आपको हटाने का, वहां से मना करने का, चाहे आप वहां का नॉमिनल अमाउंट पे भी कर रहे हो पर फिर भी राइट है वहां से आपको हटाने का। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? तो चीज क्या है कि गवर्नमेंट कह सकती है वहां पर एक्सक्लूडेबिलिटी की प्रॉब्लम, एक्सक्लूडेबल कर सकते हैं उसको पब्लिक गुड्स को भी एंट्री टिकट लगा करके। या फिर गवर्नमेंट चाहे तो एक काम और कर सकती है भाई, गवर्नमेंट ऐसी चीजों को प्राइवेट फर्म से प्रोड्यूस करवा सकती है
जैसे टोल टैक्स, टोल रोड, ठीक है ना, टोल रोड। अब मान लो एक बहुत बड़ा वहां पर एक फ्लाईओवर बनना था या कोई रोड का एक बहुत बड़ा एरिया बनना था, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं करना चाह रही, उसको चाह रही है कि प्राइवेट कंपनी उसको बनाए या उस फ्लाईओवर को प्राइवेट कंपनी बनाए, है ना, कुछ भी ऐसा फ्लाईओवर को, है ना, मेंटेनेंस वही रखे उसके बाद उसकी। तो गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया L&T को, लार्सन एंड टुब्रो को, ठीक है जी। तो बच्चों उस पे सारा खर्चा किया L&T ने, 500 करोड़ आ गया, 200 करोड़ आ गया, 300 करोड़, जितना भी खर्चा आ गया, कौन करेगी? प्राइवेट कंपनी। लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने उसको राइट दे दिया कि भाई आने वाले 10 साल तक आपको टोल कलेक्ट करने का राइट होगा और टोल टैक्स इतने रुपए इस पे लगेगा। समझ रहे हो? तो बेटा वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने, अब रोड तो थी वो पब्लिक, लेकिन पब्लिक उसको ढंग से इस्तेमाल कर पाए, फ्लाईओवर के साथ उसको इस्तेमाल कर पाए, इजी टू यूज हो, वहां पर ट्रैफिक ना बने, है ना। तो गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया, भाई आपको क्रॉस करना है तो 150 रुपए पर विजिट आपको वहां देना पड़ेगा। तो अब ये खर्चा भी गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही थी, 300 करोड़ रुपया, वो 300 करोड़ रुपया किसने लगा दिया? L&T ने, और एक राइट उसको मिल गया 150 रुपया पर विजिटर, यानी कि पर क्रॉसर से आप वो ले सकते हो। कार 4 व्हीलर से, हैवी व्हीकल है तो थोड़ा उससे ज्यादा ले सकते हो, कमर्शियल व्हीकल है और ज्यादा ले सकते हो, ऐसा करने का राइट उसको मिल गया। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में अब हर बंदा क्रॉस नहीं करेगा भाई, मस्ती में क्रॉस नहीं करेगा भाई, वो बंदा क्रॉस करेगा जिसने वाकई में उसको क्रॉस करना था। तो एक्सक्लूडिबिलिटी की प्रॉब्लम जो है, जो फ्री राइडर प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करे तो यस, फ्री राइडर की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। यहां तक क्लियर होगा बच्चों? प्राइसेस के साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है ताकि प्राइस नॉर्मल रहे। बताओ कौन कौन से प्राइस पड़े थे बच्चों? एक सीलिंग प्राइस और एक और दूसरा फ्लोर प्राइस। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मेरी बात सुनो, मैं बता देता हूं। फ्लोर प्राइस का मतलब ये होता है कि वो रेट, पहले एमएसपी पढ़ो, मैक्सिमम सीलिंग, नहीं तो फ्लोर से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एमएसपी का मतलब होता है मैक्सिमम सीलिंग प्राइस, ठीक है जी। मैक्सिमम सीलिंग प्राइस का मतलब बच्चों एमएसपी, एमएसपी मतलब क्या? मिनिमम, मैं गलत बोल गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या बच्चों? कि वो प्राइस जिस प्राइस से नीचे आप प्रोडक्ट को ना ही बेचो। जैसे गवर्नमेंट ने किसानों को एक एमएसपी दे दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मान लो गेहूं का रेट डिसाइड कर दिया जी 3000 रुपए पर बैग, 100 किलो 30 रुपए किलो, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? ये एमएसपी डिसाइड कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसान अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है तो इससे नीचे का रेट ही नहीं मिल रहा। अगर कस्टमर इस रेट में नहीं खरीद रहा तो कौन खरीद रहा है उसको? गवर्नमेंट उसको स्टॉक करके रख दी है, और उन दिनों में उसको बाहर निकाल लेगी जिन दिनों में डिमांड थोड़ी सी ज्यादा होगी और सप्लाई थोड़ी सी कम होगी। तो गवर्नमेंट इस तरह से, किसान अगर बीच में गवर्नमेंट ना आती, गवर्नमेंट इंटरवेन ना करती, तो किसान शायद 3000 रुपए पर बैग वसूल ना पाता, 2500 रुपए में बेचना पड़ सकता था उसको, 2000 में बेचना पड़ सकता था। आप लोगों सर क्यों बेचना पड़ सकता था? मैं बताता हूं क्यों बेचना पड़ सकता था। क्योंकि हमारे देश में बच्चों गेहूं की जो कटाई है वो एक पर्टिकुलर मंथ में या 2 मंथ में वो सारी आ जाती है। इससे क्या होता है बच्चों? मार्च अप्रैल मई में अचानक सप्लाई क्या हो जाती है प्रोडक्ट की, बहुत ज्यादा, तो प्राइस क्या हो जाते हैं एकदम से बहुत कम। तो किसान को 3000 का रेट शायद मिलेगा भी नहीं, 2.5 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और किसान अगर गरीब आदमी है तो वो बेचने के लिए मजबूर भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप ना बेचना, 2.5 में भी मत बेचना, 2 में भी मत बेचना, 3 में अगर कस्टमर ले तो ठीक है, कंपनियां लें, आटा बनाने वाली कंपनियां लें, अगर 3000 में तो ठीक है, नहीं तो 3000 में कौन ले लेगा? गवर्नमेंट स्टॉक मेंटेन कर लेगी। तो किसान का फायदा हो गया, 3000 में प्रोडक्ट बिक गया। और जब नवंबर दिसंबर जैसे महीने आएंगे, जब डिमांड तो होगी वही लेकिन सप्लाई होगी 0, तब गवर्नमेंट जो है इसको 3000 के रेट पे मार्केट में बेच देगी। यानी कि थ्रू आउट द ईयर डिमांड और सप्लाई में जो मिसमैच बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? थ्रू आउट द ईयर इक्विलिब्रियम। सर कैसे? क्योंकि मार्च अप्रैल मई में उसकी सप्लाई बढ़ने से प्राइस घटने वाला था, गवर्नमेंट ने घटने नहीं दिया, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जैसे महीनों में जब उसकी सप्लाई नहीं थी तो गवर्नमेंट ने उस गेहूं की सप्लाई दी ताकि प्राइस तब भी कैसा रहे? नॉर्मलाइज। इज दैट क्लियर? तो पूरे साल उसका प्राइस कैसा रहा? नॉर्मल। इसको बोलते हैं एमएसपी। बोलो सही हो गया? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
एक होता है बेटा सीलिंग प्राइस। ये है बच्चों गेहूं का डिमांड कर्व, ये है गेहूं का सप्लाई कर्व, व्हीट। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए तो जो ये प्राइस है ना बच्चों, अगर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए तो ये जो प्राइस इस वक्त आपको दिख रहा है, ये प्राइस है बहुत कम। सर क्यों? क्योंकि ये मैं कौन से महीने की बात कर रहा हूं? मार्च, अप्रैल, मई, जब सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड इतनी नहीं थी, तो रेट ये डिसाइड हो रहा था कितना? ओपी कितना है? ये 2000 पे। अब या तो किसान कितने में प्रोडक्ट बेच दे अपना और कहानी खत्म करे। गवर्नमेंट बोलती ना 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 ना, आप रेट रखो ये 3000 रुपए, जो आप डिजर्व करते हो, ये रखो। सर ऐसे में तो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। सप्लाई कितनी होगी बताओ? सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा है। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ये दिख रहा है एक्सेस। गवर्नमेंट कहती है, किसान कहता है सर बिकेगा कैसे माल? 2000 का इक्विलिब्रियम है, 2000 का इक्विलिब्रियम है। अगर हम 3000 का रेट कर देंगे तो माल तो बिकेगा नहीं। गवर्नमेंट कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एक्सेस है ना, ये जो एक्सेस है, ये आप मार्केट में बेचना भी मत। कौन खरीद लेगा इसको? हम इसका स्टॉक मेंटेन कर लेंगे, बफर स्टॉक, और इसकी रिलीजिंग करेंगे हम नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में हम दे देंगे। तो पूरा साल प्राइस कैसा रहेगा? नॉर्मल। अब ये जो एमएसपी है, देखने में क्या लग रहा है? प्राइस नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं होता। ये प्राइस कैसा होता है? ऊपर। इक्विलिब्रियम से ऊपर को बोलते हैं एमएसपी। ये देखो इक्विलिब्रियम तो कहां आ रहा था बताओ? 2000 रुपए पे के ऊपर, और हम बेच कितने में रहे माल? 3000 पे। तो इक्विलिब्रियम से ऊपर के प्राइस को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आप समझ गए बात को? अब इस बात को चेंज करता हूं मैं बोलता हूं कि कोई एक ऐसी चीज जो गेहूं नहीं है, जो कोई मेडिसिन है, जैसे कि शुगर की मेडिसिन, जैसे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर इन द कोरोना काल, राइट, जैसे कि ब्लड प्रेशर की टैबलेट। बच्चों जिसको भी ये प्रॉब्लम है, शुगर, बीपी है ना, हार्ट, अरे तुम में से नहीं कह रहा, हंसने लग रहा है, ये थोड़ी कह रहा हूं तुम में से प्रॉब्लम है दवाई ले लो मेरे से, बात पूरी सुनी नहीं, हंस रहा है। जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है वो इसके लिए कितने पैसे खर्च करने को तैयार हो जाएगा बताओ? कितने भी। अब किसी को शुगर है भाई, वो तो खाना नहीं खा सकता जब तक टैबलेट नहीं लेगा, इंसुलिन नहीं लेगा, वो खाना नहीं खा सकता। उसके लिए तो खाने से पहले टैबलेट लेनी जरूरी है। तो बेटा अगर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए तो ये रेट डिसाइड होगा, ओपी। और ये जो रेट होगा ना, ये बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कंपनियों को पता है कि लोगों को ये लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर है, कोरोना चल रहा है, कौन बंदा बताओ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेगा? बताओ, सब लेंगे ना, है ना? तो ओपी प्राइस बहुत ज्यादा है प्रोडक्शन की कॉस्ट से, ठीक है ना? ये मान लो ये टैबलेट का रेट डिसाइड हो गया, शुगर का, इंसुलिन का इंजेक्शन 1000 रुपया मान लो, ये डिसाइड हो गया। टैबलेट का पैकेट पत्ता 500 रुपया, ये डिसाइड हो गया। अब एक कॉमन मैन ले लेगा क्या इतना महंगा प्रोडक्ट? इसकी मार्जिनल कॉस्ट नहीं है इतनी, लेकिन कंपनियों को पता है कि बिक जाएगा, बिकेगा तो पक्का, लेकिन आम आदमी लेने के लिए उसके लिए मुश्किल है। तो गवर्नमेंट कहती है हम बीच में इंटरवेन करेंगे भाई, और रेट इसका रखो तुम ये वाला OP1, ये रेट होना चाहिए, इतना कम। समझ रहे हो? अब कंपनियां कहेंगी सर इतना कम, वो क्यों? तो गवर्नमेंट को पता है ना यार उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। मान लो ये रेट कर दिया 100 रुपया, कि 100 रुपए से ऊपर नहीं बेचना भाई तुम लोगों ने, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 80 रुपए। कि गवर्नमेंट बोल रही है कि आप कितने रुपए से रेट ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते बताओ? 100 रुपए से ऊपर आप ले नहीं सकते, लीगल रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, आप इसका MRP 100 ही करो। और तो आप बोल रहे हो मिनिमम है, भाई मिनिमम कहां से हो गया? क्या होगा ये? मैक्सिमम।
अब देखने में ये इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या लग रहा है, नीचे। ये देखो इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पे आ रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे लग रहा है, ये देखो। लेकिन फिर भी ये रेट मिनिमम नहीं है, ये रेट कौन सा है, मैक्सिमम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सीलिंग प्राइस। सीलिंग का मतलब होता है छत, कि इससे ऊंचा रेट नहीं कर सकते हो आप। ये देखने में कॉन्सेप्ट उल्टा लगता है, लेकिन थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, समझने पे समझ में आती है बात। ये जो नीली लाइन है ना, ये देखने में क्या लग रहा है, फ्लोर प्राइस होना चाहिए सर, ये फ्लोर, क्योंकि नीचे धरती नीचे होती है। बेटा ये नीली लाइन फ्लोर प्राइस नहीं है, कौन सा प्राइस है, सीलिंग प्राइस है, छत वाला प्राइस है ये, सीलिंग वाला प्राइस। क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, 100 रुपए से ऊपर रेट इलीगल हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? तो रेट कौन डिसाइड कर रहा है बताओ, गवर्नमेंट। कौन कौन से रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट, दो, एक सीलिंग और दूसरा फ्लोर। जो फ्लोर प्राइस है वो ये वाला था, इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला, ये फ्लोर प्राइस है। ये जो इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला है ना, ये कौन सा प्राइस है बच्चों, ये फ्लोर प्राइस है। ये गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाया था बताओ, किसानों के लिए, कि भाई अगर तुम इक्विलिब्रियम पे चलते हो तो तुम्हें गेहूं बेचना पड़ेगा कितने में, 2000 में, मत बेचो। कितने में बेचो, 3000 में, या 3000 से ऊंचा बेचो, 3100 में बेच दो, 3200 में बेच दो, 3500 में बेच दो, यू आर फ्री टू सेल। लेकिन किससे नीचे मत बेचो, 3000 से। तो 3000 कम से कम रेट हुआ या ज्यादा से ज्यादा रेट हुआ, कम से कम हुआ ना, तो खुद से आवाज आएगी ना यार, फ्लोर प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप समझ रहे हो? और 100 रुपए कौन सा रेट है दवाई के पत्ते के लिए, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए वो कौन सा प्राइस है, सीलिंग प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस है। वहां पर गवर्नमेंट कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रही है, और वो वाला रेट रख के गवर्नमेंट किसानों को प्रोटेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट कभी भी कंपनियों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही इन दोनों रेटों से, एक बार किसान को प्रोटेक्ट कर रही है और दूसरे में कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रही है। आप बात समझ गए? तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है, यस और नो? यस। ये देखो, ये दोनों प्राइस बच्चों मैंने समझाने की कोशिश करी है विद डायग्राम आपको, ठीक है ना। 11th का काम था, बट आप लोग 11th में अच्छी तरह पढ़ के आते नहीं हो इकोनॉमिक्स को, मुझे पता है, तो इसलिए दो बातें छोटी सी मैंने बताई हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है और सीलिंग फ्लोर प्राइस क्या होता है। चलो अब बात आती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मैरिड गुड्स। यहां सुन लेना बच्चों ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा ये पता होना चाहिए सर मैरिड गुड्स कौन सी होती हैं। बच्चों अभी तक कितनी बातें कर ली हमने, कौन कौन सी गुड्स डिस्कस कर लिए, ध्यान से बिल्कुल समझ के। एक तो सर हमने डिस्कस कर लिए पब्लिक गुड्स, एक हमने डिस्कस कर लिए प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स जो प्राइवेटली लोग पैसे देके खरीदते हैं, पब्लिक गुड्स वो जो गवर्नमेंट बनाती है और पब्लिकली वो लोग यूज करते हैं, कलेक्टिव चीजें होती है, सब लोग इक्वल राइट रखते हैं उसको यूज करने का, उसको पब्लिक गुड्स बोलते हैं। लेकिन अब मैं कौन सी गुड्स बोल रहा हूं आपको, मैरिट गुड्स। कौन सी गुड्स, मैरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है, ज्यादा से ज्यादा बननी चाहिए वो। अगर ये चीजें बनी तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये चीजें कौन सी गुड्स है भाई, ये मैरिट गुड्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैरिट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, नो आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। वो तो किसके साथ था, पब्लिक गुड्स के साथ था। ये गुड्स गवर्नमेंट भी बना सकती है, ये गुड्स कोई प्राइवेट कंपनी भी बना सकती है, पर गवर्नमेंट अगर प्रमोट करे तो ये चीजें कोई भी ज्यादा से ज्यादा बनाए अगर, तो सोशल वेलफेयर के लिए वो अच्छा है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे देश के अंदर जो है ईवी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, सोलर पैनल्स, प्रोडक्शन भी ज्यादा होनी चाहिए, कंजम्पशन भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सही है ना बातें सारी की सारी। तो ये सब कौन सी गुड्स के बारे में डिस्कशन हो रही है भाई, कौन सी गुड्स है ये सब, मैरिट गुड्स। ये जितनी ज्यादा होंगी सोसाइटी के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ये सब मैरिट गुड्स है। इज इट ओके, क्लियर? तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, वेलफेयर के लिए बड़ा अच्छा है। डायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट करती है इन पे सब्सिडी रेगुलेशंस करके। तो ये देखो, जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि हर बंदा इंश्योरेंस ले, बोलो सही है ना, और गवर्नमेंट ने रूल बना ही रखा है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस पे गवर्नमेंट रूल नहीं बनाकर रखा हुआ, लेकिन आपका जो कार इंश्योरेंस है ना, बाइक इंश्योरेंस है, क्या वहां पे गवर्नमेंट का रूल है, यस और नो? अगर आप कहीं जा रहे हो और बिना इंश्योरेंस के जा रहे हो और आपने इंश्योरेंस अपने व्हीकल का नहीं करा रखा, तो ये इलीगल है, चालान होगा आपका, डेफिनेटली चालान होगा। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि रोड पे कोई भी बंदा अगर जा रहा है अपने व्हीकल का वो इंश्योरेंस कराए। उसमें एक तो व्हीकल इंश्योरेंस होगा तो सामने वाली थर्ड पार्टी भी सेफ रहेगी, बंदा खुद भी सेफ रहेगा।
बोलो सही है ना। कोई अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो पैसे के खर्चे की चिंता दोनों में से किसी पार्टी को नहीं होनी चाहिए जब एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कि भाई इंश्योरेंस होना चाहिए उसके अगेंस्ट, इसलिए कानून बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। कंपलसरी इम्यूनाइजेशन कराओ भाई, टीका करने जिसको बोलते हैं ना बच्चों का, वो होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, होना चाहिए भाई, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होती है इससे। ठीक है, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो गवर्नमेंट कह रही है इससे भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जाएगी, आप भी सेफ रहोगे, सामने वाला भी सेफ रहेगा। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट ने एक राइट बनाया कि आपके पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कि जो छोटा बच्चा है उसको आप स्कूल में भेजो। हर छोटे बच्चे का स्कूल में जाना कंपलसरी है, उसका राइट है, पैदाइशी हक है, और गवर्नमेंट इस हक को उसको फ्री में दे रही है गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू। ठीक है ना, बच्चे को आप भेजो, फ्री में आपको वहां एजुकेशन मिलेगी। प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं कि आपको कुछ हद तक सीट्स रिजर्व रखनी पड़ेंगी बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। वो कितना कारगर सिद्ध होता है वो मुझे नहीं पता कि प्राइवेट स्कूल्स को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, आई एम नॉट इन दैट नॉलेज, बट ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने स्कूल्स में तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है उस सर्विसेज को। ठीक है ना। सो जैसे कोविड की वैक्सीनेशन है ना, तो गवर्नमेंट ये दे रही है, फ्री में दे रही है। तो बच्चों ये सारी चीजें क्या हैं, कौन सी गुड्स हैं? ये मेरिट गुड्स हैं जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। बताओ जी, क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर डिमेरिट गुड्स हैं और गवर्नमेंट को उसमें भी इंटरवेंशन लेना पड़ता है। सर डिमेरिट गुड्स कौन सी होती हैं? बच्चे, डिमेरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जो बनी तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होने वाली है, जो बनी तो लोगों का नुकसान होने वाला है। तो आप बताओ ऐसी चीजों के बनने पर, प्रोडक्शन पर और यूज पर अगर गवर्नमेंट किसी तरह की रेगुलेशन ना लगाए, उसमें इंटरवेंशन ना करे, तो क्या यह सही है? नहीं सर, यह सही नहीं है। माना चीजों को पूरा रोका नहीं जा सकता, लेकिन कंट्रोल तो किया जा सकता है। वो कंट्रोलिंग भी एक आम आदमी थोड़ी करेगा, कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी करेगी, वो कंट्रोलिंग भी कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल है, ये देखो कि द गवर्नमेंट में एनफोर्स कंप्लीट बैन ऑन डिमेरिट गुड्स। ठीक है जी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, उसको आप इलीगल करार दे सकते हो, है ना जी। कोई भी अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट हो रही है कोई, ठीक है ना, कोई नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रहा है किसी चीज के लिए, तो गवर्नमेंट वहां पर परसुएशन यानी कि समझा बुझा करके चीजों को थोड़ा सेटल कर सकती है कि भाई इस तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है ना। कोई डिमेरिट गुड्स की एडवर्टीजमेंट हो रही है फालतू की, हद से ज्यादा, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कुछ लीगल प्रोविजंस बना सकती है ना। अगर मान लो कोई डिमेरिट गुड्स बिक रही हैं, चलो मान लो समझ में आ रहा है कि बिकेंगी, ये तो डेफिनेटली बिकेंगी, डिमेरिट गुड्स हैं पर ये फिर भी बिकेंगी, लेकिन उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगा सकते गवर्नमेंट कि भाई बच्चों से दूर हो, एडोलेसेंट्स, ठीक है, जो युवा लोग हैं उनसे ये चीजें फिर भी दूर रहें। तो इतना प्रोविजन बना सकती है कि मान लो सिगरेट की दुकान है भाई, देखो वो बंद नहीं हो सकती, आपके जो अल्कोहल की दुकान है भाई वो बंद नहीं हो सकती, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, लेकिन गवर्नमेंट एक प्रोविजन तो बना सकते हैं भाई स्कूल से कम 5 किलोमीटर के दायरे से ये बाहर हो। ठीक है ना, कोई हॉस्टल है तो उससे कम 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो। मेरे को नहीं पता कि रूल है या नहीं है, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, ऐसे कुछ रूल्स अगर आए तो एटलीस्ट इनकी कंजम्पशन को चिल्ड्रंस एडोलेसेंट्स के यूज करने से थोड़ा सा इफेक्ट से दूर बचाया जा सकता है। तो ऐसे रूल्स गवर्नमेंट बना सकती है। बोलो सही हो गया ना। और कुछ रेगुलेटरी कंट्रोल कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेशियल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग देखो बैन नहीं हो सकती, लेकिन यह तो हो सकता है कि पब्लिक एरिया में स्मोकिंग बैन है, चलती ट्रेन में आप स्मोक कर रहे हो, है ना, रोडवेज पे आप, कोई बसेस में, प्लेन में, यहां पे तो गवर्नमेंट रूल बना ही चुकी है कि भाई यहां पर अगर आप स्मोक करोगे तो ये तो बैन है भाई, है ना। तो तंबाकू बेचो ये बैन नहीं है, लेकिन स्कूल के बाहर बेचोगे ये गलत है। तो बच्चों इसका मतलब गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा। डिमेरिट गुड्स को बिल्कुल पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके यूज को किस तरह से करवाना है थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट करेगी। तो वो करेगी कब? जब गवर्नमेंट को इंटरवेन वहां पर करना पड़ेगा। इज दैट ओके? इन चीजों की प्रोटेक्शन पे हाई टैक्सेस लगा दो यार, तो अपने आप ही चीजों की सीओपी, बताओ जी, अगर टैक्सेस लगाएंगे सीओपी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? अगर सीओपी बढ़ेगी लोग ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे? क्योंकि सीओपी बढ़ने से क्या होगा बोलो? प्राइस बढ़ेगा। अब आपको कोई सर नहीं है, ऐसे नहीं होता, जिसने लेनी है वो लेनी है।
वो बात समझ में आ रही है। लेकिन बच्चों फिर भी 5% का तो फर्क पड़ ही जाएगा। कोई बंदा तो उसकी लिमिट से बाहर हो ही जाएगा। तो जो बंदा उसकी लिमिट से बाहर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा उसको यूज नहीं करेगा फिर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, गवर्नमेंट जो है वो हाई टैक्सेस लगा के इस चीज को, कंजम्पशन को रोक सकती है। द गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम प्राइस बिलो विच द डिमेरिक गुड्स शुड नॉट बी एक्सचेंज्ड। गवर्नमेंट इन चीजों का एक रेट डिसाइड कर सकते हैं, भाई इससे नीचे आप नहीं बेचोगे। इसका मतलब क्या हुआ, रेट बढ़ाने की बात कर रही है गवर्नमेंट कि भाई आप चीजों के रेट थोड़े बढ़ाओ। एक तो डिमेरिट गुड्स है और अगर फिर उसके रेट्स भी कम होंगे। और मान लो सिगरेट है 10 रुपए की आती है, पापा का नंबर दियो बेटा एक बार, पापा से पूछो कितने की आती है। पूछ लो 10 रुपए की आती है। अब फाइनली ये हुआ, ब्रांड भी बता दे कौन सी आती है 10 रुपए की। गोल्ड। शर्मा के रहा, खुश हो गए बता, ऑनर की बात कर रहे तो। चलो ये जो रेट कह रहे हैं मैं इसी को सच मानता हूं, 10 रुपए की आती है गोल्ड फ्लेक। अगर उसका रेट बच्चों 1 रुपया कर दिया जाए तो आप बताओ, एटलीस्ट ये तो होगा ना, न्यू यूजर्स और मोटिवेटेड हो जाएंगे, भाई नहीं ये तो ठीक है, बढ़िया है, सस्ता सा माल है और अपना यूज करने में भी ठीक है अगर है तो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, तो लोग ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। लेकिन अगर उसी सिगरेट का रेट 100 रुपए कर दे गवर्नमेंट तो क्या होगा बच्चों, कुछ लोग तो उसको यूज करने से हटकेंगे कि भाई नहीं यार ये महंगी चीज है ना। फिर शायद ये भी समझ आए इंजurious फॉर हेल्थ है, फेफड़े खराब कर देगी, तो नहीं लेनी चाहिए। बताओ सही है ना। तो बेटा ऐसा होता है, प्राइजेस जब ज्यादा होते हैं तो लोग कई बार उस चीज को यूज करना बंद कर देते हैं। तो लेकिन इस बात से भी हम सब लोग बिल्कुल हट नहीं सकते, जिसको लत है भाई उसने तो पीनी है चीज, है ना, वो चाहे कुछ भी है। तो गवर्नमेंट अगर इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है तो टोटल बैन नाम की भी एक चीज होती है, जो कि अभी तक तो लगा नहीं हमारे देश में किसी भी चीज पे, ना ही वो सिगरेट पे, ना ही वो तंबाकू पे, ना ही वो अल्कोहल पे। लेकिन अगर उसको लगा देंगे तो यस, डिमेरिट गुड्स की कंजम्पशन को कुछ हद तक है जी, हाँ स्टेट्स में है। और वो फिर देख देख के कि यहाँ है यहाँ नहीं है, इस एरिया में ऐसा ऐसा नहीं है, तो वो सब जगह पे नहीं है। तेरे को बेटा बहुत डिटेल नॉलेज है, हाँ इकोनॉमिक्स ज्यादा पड़ गया तू। गोल्ड फ्लेग 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 फ्लैग, यहाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही है, भी ध्यान रखिए। मैं एक कैमरा यहाँ लगाने वाला हूँ, यहां से मैं क्लिक करूंगा और तू फोटो में भी आएगा फिर उसके बाद, ठीक है। ये करेंगे हम 1-2 दिनों के अंदर, ऐसा भी करेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं कुछ पैटर्न चेंज करूंगा तो ये जो तुम सब लोग हो वो भी आ जाओगे बीच में, तो फिर तेरा गोल्ड फ्लैग भी आएगा बीच में। चलो बच्चों बात समझ में आ गई। तो कितनी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्कस कर ली टोटल मिला के, बताओ भाई 3। बताओ जी फटाफट, कहां कहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। पहला पॉइंट कौन सा बोला था, मार्केट पावर। दूसरा कौन सा बोला था, एक्सटर्नैलिटीज। तीसरा कौन सा बोला बच्चों, पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। और चौथी और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा ध्यान दे बेटा, चौथी चीज आपको पढ़ के समझ आएगी तब जब पहले यहां पर क्लास में करी होगी। तो चौथी चीज समझो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्या मतलब सर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्या जरूरत है। बेटा पहले इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब समझो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट बात चल रही है अब। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब यह होता है कि कई बार एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक बाइंग और सेलिंग जैसे सिचुएशन में जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो एक पार्टी होती है जो इन्फॉर्म्ड पार्टी होती है। इन्फॉर्म्ड मतलब उसको चीज के बारे में ज्यादा पता है। और दूसरी चीज कौन सी पार्टी होती है, लेस इन्फॉर्म्ड पार्टी, उसको उस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो मुझे बताओ किसके साथ चीटिंग हो सकती है, इन्फॉर्म्ड पार्टी के साथ या लेस इन्फॉर्म्ड पार्टी के साथ। शायद लॉ में इसको एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं, है ना, पढ़ लिया इतना लॉ तुमने। अच्छा मुझे नहीं पता, मेरे को ये वर्ड सुना है मैंने, उसको एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं कि जिसके साथ चीटिंग हो रही है। यस। तो बच्चों अब सुनो जरा ध्यान से, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि या तो बायर को या तो सेलर को प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज कई बार नहीं होती। सेलर को तो खैर होती होगी अगर वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो, लेकिन बायर को कई बार उसकी नॉलेज नहीं होती। तो ऐसे में बच्चों रियल पोजीशन लाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। सर कैसे, क्योंकि
क्योंकि दिस एजम्पशन इज नॉट फुली सेटिस्फाइड कि सबको सारा कुछ पता है मार्केट के बारे में। बायर को भी सब पता है और सेलर को भी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 3-4 एग्जांपल तो मैंने दे रखे हैं यहां पर जहां पर सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, अगर प्रोडक्ट कैसा है? कॉम्प्लेक्स, तो आप मुझे बताओ क्या बायर और सेलर दोनों को सारी बात का पता है? सेलर को तो पता है, चलो बायर को पता है क्या उस बात का? जैसे एक एग्जांपल दे रखा कार्डियक सर्जरी। अब आप एक चीज समझो, किसी को हार्ट इश्यू हो, ठीक है जी, सर्जरी होनी हो, उसकी हार्ट में स्टंट डलना हो, आप डॉक्टर के पास विजिट करने गए हो, पूछने गए हो कि डॉक्टर साहब कैसे होगा ये काम। अब डॉक्टर पूरी आपको एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ठीक है जी, कि हम कैमरा यहां से मोरी डालेंगे, यहां से कैमरे को घुसाएंगे, फिर यहां से स्टंट डलेगा। आपको समझ आ जाएगी सारी बात? बताओ नहीं ना। आप ये कहोगे भाई साहब ठीक ठाक कर देना, बस बंदा हमारा बच जाए, ये चल जाए, जितने भी साल इसके हो रहे हैं अच्छे कट जाए, इतना ही होगा ना। और पैसे बता दो कितने लगेंगे, यही कुछ होगा और तो कुछ नहीं। क्या आपको सारी नॉलेज है जो डॉक्टर आपको दे रहा है? नहीं। वो सेलर है, आप कौन हो? बायर। आपको पूरी इंफॉर्म्ड नॉलेज वहां पर नहीं है, आपको उसकी बात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब बात समझ गए? तो बेटा ये जो सर्जरी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, आप सब लोग को सारी नॉलेज थोड़ी ना होती है। तो इसका मतलब यहां पर गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे कि इस सर्जरी का ये रेट होना चाहिए। थोड़ा सा वेरी कर सकता है, पर हद से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है वहां पे, ठीक है ना। डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, कई बार कस्टमर को इंफॉर्मेशन होती नहीं है चीजों की, और कई बार डेलिबरेट मिस इंफॉर्मेशन बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज, हाईली परसुएसिव एडवर्टीजमेंट्स। जब कई बार एडवर्टीजमेंट इतनी जबरदस्त होती हैं कि हम लोग उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश कर लेते हैं, और वो एडवर्टीजमेंट टोटली बकवास होती हैं, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। कैसे? अब जैसे फेयर एंड लवली की एड आ गई, 7 दिनों में गोरापन, होता है क्या ऐसे? होता है बच्चों? ऐसे नहीं होता ना। ऐसे 7 दिनों में कोई क्रीम गोरा कर सकती है? कैसी एडवर्टीजमेंट है ये? पूरी तरह से फेक, सच है ये, हो ही नहीं सकता। तो बेटा क्या ऐसी एडवर्टीजमेंट्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट को कुछ कैंपेन वगैरह चलाने, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए ना। तो बच्चों गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई इस एडवर्टीजमेंट से बहक के कोई बंदा प्रोडक्ट खरीद रहा है ना। अब माउंटेन ड्यू की एड आ रही है, माउंटेन पे चढ़ के छलांग मार दो तब भी कुछ नहीं होगा, अगर हमारी कोल्ड ड्रिंक पी रखी होगी तो। डर के आगे जीत है। ये सिर्फ अब वो इतना छोटा लिखा होता है बेटा, वहां पे ध्यान नहीं जाएगा। देख वो या तो बोल के बताएं ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, उसके बाद एडवर्टीजमेंट शुरू हो, बैन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए ना यहाँ पे। तो बच्चों ये सारी वो बातें हैं जहां पर लोगों को इंफॉर्मेशन है ही नहीं। गॉट इट? अब कोई बंदा भाई उस एडवर्टीजमेंट को देख के बेचारा छोटा सा बच्चा छलांग ही मार दे कि मैंने तो जी माउंटेन ड्यू पी है। नहीं, बच्चे की गलती नहीं है यार। देख ये एडवर्टीजमेंट वाले की ज्यादा बड़ी गलती है। अब पेरेंट्स, अब तो क्या पेरेंट्स की भी गलती है, पहाड़ पे छोड़े आए बच्चे को कल लाई, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट वाले की सबसे बड़ी गलती है। बाकी तो चलो देखो जो भी है वो है, उसकी भी गलती है। क्या यहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है बच्चों? यस और नो? सुनो बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है भाई? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दोनों पार्टीज को बराबर नॉलेज नहीं है। एग्जांपल, बायर नोज मोर देन सेलर, या सेलर नोज मोर देन बायर। गवर्नमेंट चाहिए वहां पे। एग्जांपल, एक लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी किराए देने से पहले किराएदार को ज्यादा पता है प्रॉपर्टी के बारे में या लैंडलॉर्ड को ज्यादा पता है? किराएदार ने तो किराया सेट कर दिया, दोनों ने मिल बैठ के सेट कर दिया 10,000 रुपए किराया लगेगा। बाद में पता लगा सर वो जो पाइपलाइन है वो ठीक नहीं है, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जो पहले नहीं पता थी। तो ज्यादा इन्फॉर्म्ड पर्सन कौन है बताओ? लैंडलॉर्ड, ना कि टेनेंट। बोलो सही है ना। दूसरी बात और भाई, लोन जो ले रहा है उसको पता है कि मैं वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या उसको ज्यादा पता है जो लोन दे रहा है? जो ले रहा है उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस ज्यादा अच्छे से पता है। और सुनो, अगर कोई बंदा यूज्ड कार बेच रहा है और दूसरा बंदा यूज्ड कार खरीद रहा है, तो ज्यादा अपनी कार के बारे में किसको पता है? ऑफ कोर्स जो बेच रहा है। जो खरीद रहा है उसका चीटिंग हो सकती है भाई, इंजन खराब है ना, उसने वो थोड़ा सा ठीक करा दिया, उसको इतना करा दिया कि भाई 2-4 महीने तो बढ़िया चलेगा वो, ठीक है जी। बाकी तो रियलिटी का पता 6 महीने के बाद ही चलेगा। तो बताओ ज्यादा किसको पता है कार के बारे में? जो सेलर है। और चीटिंग किसके साथ हो रही है? बायर के साथ। क्या दोनों को बराबर पता लग जाएगा कार के बारे में उसी समय? नहीं पता लगेगा।
मैकेनिक भी बहुत कम बता पाएगा, सेम टू सेम उसी समय पे तो वो भी नहीं ज्यादा बता पाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बेच रही हैं तो हेल्थ के बारे में किसको ज्यादा पता है? जो कंपनी बेच रहा है उसको मेरी हेल्थ के बारे में ज्यादा पता है या मेरे को ज्यादा पता है? भाई मेरे को मेरी हेल्थ के बारे में ज्यादा पता है ना, जो इंश्योरेंस ले रहा है। कैसी बात कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी तो जो मैं कह रहा हूं यकीन कर लेगी। मैं एक साइन करके दे रहा हूं, भाई मुझको शुगर नहीं है, मुझको बीपी नहीं है, मुझको ये भी नहीं है, मुझको ये भी नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, अगर करना है, वैसे रूल्स है नहीं ऐसे तो मेरे करते हैं, चलो थोड़ा सा कर लेगी, लेकिन सारी बीमारियों के टेस्ट तो नहीं कराएगी ना वो। अब कुछ ऐसी बातें हो जो एस्केप्ड हो, तो बताओ कौन चीटिंग कर रहा है? मैं चीटिंग कर रहा हूं, किसके साथ? इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये और बात है कि बाद में कुछ ऐसी चीजें डिक्लेयर होती है तो मेरा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, उसको पूरा राइट है मेरा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करने का, लेकिन अगर वो पास हो जाता है तो चीटिंग किसने करी है? मैंने चीटिंग करी है। बोलो, ऐसा हो सकता है ना? नहीं करी भाई। सम ट्रेडर में पासेस इनसाइड इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट। कुछ एक ऐसी बातें हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर्स को पता होती हैं और बाकी सब आम जनता को पता नहीं होती। तो बेटा ये सारी बातें क्या है, इसको कौन सी कैटेगरी में डालूंगा मैं? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जहां गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। अब ऐसे में एक पॉइंट आता है एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है बेटा, पहले दो लाइन ध्यान से पढ़ें कि व्हेन टू पार्टीज आर इन ए कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, एक्स possess इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट द अदर पार्टी वाई डू नॉट हैव, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नोन मोर एक्यूरेटली टू एक्स ड्यू टू एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। आप समझ रहे हो? एक्स को ज्यादा पता है चीजों के बारे में, उस ट्रांजैक्शन के बारे में, और किसको कम पता है बच्चों? वाई को। तो एक्स को ज्यादा पता है तो एक्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड पार्टी है। चीटिंग कौन कर सकता है? एक्स। किसके साथ? वाई के साथ। जनरल सी बात है। अब मैं इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, आप बात को समझने की कोशिश करना। एग्जांपल तो दोनों बहुत बड़े बड़े हैं, और लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समरी बताऊंगा इन दोनों एग्जांपल्स की, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना? और आपको इन पे क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, दो एग्जांपल से क्लियर किया गया है इस चीजों को जो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि बच्चों, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है जी, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, एक एक्स है, एक वाई है, और एक इंश्योरेंस कंपनी है। ऑफ कोर्स कोई भी एक्स जो है वो हेल्दी पर्सन है, और वाई जो है बेटा वो कौन है? अनहेल्दी। उसको प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, है 2-4 प्रॉब्लम, 5-6 प्रॉब्लम्स है। मुझे बताओ हेल्थ इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत इस वक्त किसको है? एक्स को या वाई को? वाई को। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भैया एक्स, तू भी 20 साल का है, मान लो 30 साल का, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 30 साल का है, ये भी 30 साल का है, और 30 साल के बंदे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, सपोज कर लो 15,000 रुपया साल का, 10,000 कर लो, 15 होता नहीं है, ज्यादा कम ही होता है थोड़ा, 30 साल के लिए तो कम होता है, 10,000 रुपया प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो आप 1 साल का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपका कवर्ड है, समझ, मतलब 1 साल 10 लाख तक के आप क्लेम ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से 1 साल के। मैंने वैसे एक रफ आइडिया ले लिया। बेटा इस इंश्योरेंस को लेने के लिए कौन दौड़ में भागेगा? एक्स तेज भागेगा या वाई तेज भागेगा? वाई कहेगा मेरे को तो भैया अब जरूरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, 10 लाख रुपया कहां से लाऊंगा मैं? 10,000 रुपए देता हूं इंश्योरेंस कंपनी को। ये इंश्योरेंस कंपनी का नाम है XYZ, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है जी। अब कौन पहुंचेगा इंश्योरेंस कंपनी के पास? एक्स या वाई? वाई पहुंच गया। अब वाई तो बीमार है, हॉस्पिटलाइज पक्का हुआ, क्लेम कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा ऐसा वाई था, ऐसा ऐसा सही जेड था, ऐसा ऐसा सही ए था, ऐसा ऐसा सही बी था, ये सारे पहुंच गए जी। अनहेल्दी पर्सन पहले पहुंचेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा सारे अनहेल्दी पहुंचेंगे, हेल्दी भी जाएंगे, अनहेल्दी भी जाएंगे, लेकिन ज्यादा कौन जाएंगे? अनहेल्दी।
हेल्दी का मुझे जरूरत ही नहीं है यार, बिना बात के 10,000 रुपये बर्बाद करूंगा। पिछले 10 साल से मेरे को पैरासीटामोल तक नहीं खाई, मेरे को जरूरत क्या है 10,000 रुपये देने की? बोलो ऐसा है ना। लेकिन अनहेल्दी बोलेगा मेरे हर साल लग रहे हैं भाई पैसे, कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 1,00,000, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो मैं तो 10,000 में अगर मुझे सिक्योरिटी मिल रही है 10 लाख रुपए के क्लेम की, तो मुझे ले लेना चाहिए। तो कौन ज्यादा जाएंगे, हेल्दी या अनहेल्दी? अब आप जरा समझना, अगर इतने अनहेल्दी लोग पूल में, पूल का मतलब होता है ग्रुप में, ज्यादा जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम तो बढ़ेंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी इनसे लेके बैठी है, इससे भी 10,000, ये देखो समझो, इससे भी 10,000 और इन सब से भी, इससे भी 10,000 भोले आदमी से, और इन चालाक आदमियों से भी कितने? क्लेम कौन लेगा? ये चालाक आदमी, ये सारे क्लेम सारे भी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। तो अब किसी को 25,000 खर्चा आ रहा है, किसी को 30,000 खर्चा आ रहा है, किसी को 20,000 का, कंपनी ने कितने पैसे ले रखे इनसे, और सारे क्लेम लेने पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे वो तो कंपनी को सबके क्लेम पास। धीरे धीरे कंपनी को क्या लगेगा ना यार बिजनेस है, घटेगा। अगले साल कंपनी क्या करेगी? प्रीमियम को अगले साल कंपनी कहेगी भाई ये 10,000 में तो भैया हमारा घाटा हो रहा है, अगले साल प्रीमियम हो जाएगा 20,000 रुपया, और कंपनी सब लोगों का प्रीमियम क्या करेगी? बढ़ा देगी। क्या एक्स का प्रीमियम कम कर सकती है इस थॉट से? नहीं। अब एक्स तो शरीफ आदमी, पिछले साल भी उसने कोई क्लेम नहीं लिया, अगले साल कंपनी उसको कह रही है 10 नहीं तेरे भी 20 ही लगेंगे, क्योंकि हम किससे 20 ले रहे हैं? वाई से भी, जेड से भी, ए से भी, बी से भी, सबसे 20 ले रहे हैं, तेरे भी 20 लगेंगे। अब मुझे बताओ एक्स इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा? एक्स जैसे हेल्दी लोग तो कहेंगे भाई हम तो प्राणायाम कर लेंगे, हमें नहीं जरूरत है, आप ही रखो बीमा अपना। बोलो है कि नहीं? धीरे धीरे क्या होगा बेटा, उस पूल में सारे ही लोग कौन से हो जाएंगे? सारे बीमार इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बताओ क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी का घाटा जो पहले ठीक ठाक था, अब क्या होगा? और ज्यादा। अगले साल इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ना भाई 30,000 का प्रीमियम लगेगा, तो सारे बीमार वही हैं। धीरे धीरे इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि इंश्योरेंस प्रीमियम एक आम आदमी की पेमेंट की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे और इंश्योरेंस बिजनेस खत्म हो जाएगा। एंड इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? मार्केट फेल्योर। इसी को तो मार्केट फेल्योर बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट ही मार्केट से बाहर हो रहा है यार, क्योंकि लोग चीटिंग इतनी कर रहे हैं। प्रोडक्ट, इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद होनी शुरू हो जाएंगी। तो बेटा ऐसे में सिचुएशन कौन सी आएगी बताओ? मार्केट फेल्योर। क्या हमारे देश में इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है? और इंश्योरेंस कंपनियां इस चक्कर में कि भाई सब लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जो चीटिंग करते हैं, हम तो धंधा नहीं कर सकते इंडिया के अंदर या एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, हम तो इंश्योरेंस ही नहीं बेचेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है? सिचुएशन ऑफ मार्केट फेल्योर। गवर्नमेंट मस्ट इंटरवेन इन दैट। हाउ गवर्नमेंट कैन डू इट वो भी करेंगे बात, बट गवर्नमेंट मस्ट इंटरवेन इन दैट। आपको बात समझ में आ गई? अच्छा जी, एक और एग्जांपल है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, उसको भी लेते हैं। बच्चों के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। एक प्रॉब्लम है लेमन प्रॉब्लम, लेमन्स प्रॉब्लम। अब ये लेमन्स किसको कहा गया है सुनना ध्यान से, और फिर आप इन दोनों टॉपिक्स को 2 मिनट में आपको दूंगा, रीड कर लेना, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैंने केस पूरा डिस्कस कर लिया, अंदर का मैटर तो क्लोज हो ही जाएगा अपने आप। अब लेमन्स प्रॉब्लम सुनो। लेमन्स ये बोला गया बच्चों की 2 तरह की कारें ओल्ड कार मार्केट में बिकती हैं, एक गुड क्वालिटी कार्स और एक पुअर क्वालिटी। सर क्या मतलब? क्या मतलब? बेटा सुनो ध्यान से सुनो, ये एक कार मार्केट है, ये कार मार्केट है, ठीक है जी। गाड़ियां बिक रही हैं, ये कार है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं कार पे ध्यान नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा, ठीक है ना। ये कारें हैं, कौन सी कारें बेटा? सारी की सारी ओल्ड कार्स हैं। पानीपत की स्काईलार्क मार्केट समझ लो, है ना, पानीपत की स्काईलार्क मार्केट समझ लो। ये कारें खड़ी हैं 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, ऊपर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल, रेट है यहाँ पे इतने 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 इतने। ओके, अब आप एक चीज बताओ, एक कॉमन आदमी, मैं उस स्काईलार्क मार्केट क्रॉस कर रहा हूँ या दिल्ली की कोई ऐसी मार्केट क्रॉस करूंगा जहां पर की पुरानी कारें हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ये कारें अच्छी हैं बुरी हैं? बुरी। अगर अच्छी होती तो यहां पे क्यों होती?
गाड़ी वाला बंदा खुद ना चला रहा होता, चला रहा तो क्यों बेच रहा है? आपको कि नहीं यार ऐसा उसको अच्छी कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए, ऐसा भी होगा। लेकिन ऐसे लोग कितने होंगे? बहुत कम, 5% 10%। यानी कॉमन बिहेवियर क्या होगा मेरा, एक कॉमन थॉट क्या होगी मेरी, ये कारें चालू कारें हैं, देखो मजेदार नहीं है, खराब हो सकती हैं, रिस्क है, बोलो है कि नहीं? लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं इसमें गुड कार भी खड़ी है और इसमें बैड कार भी खड़ी है, पुअर कार। पुअर कार को बोला गया आपके इस कॉन्सेप्ट के अंदर लेमन्स। कौन सी कारें बोली है? लेमन, LEMONS, है ना। ये मान लो गुड कार है, ये एक गुड कार है, ये एक और गुड कार है, और ये लेमन है चालू कार, ये लेमन है, ये लेमन है, ये लेमन है, ये लेमन है। ठीक है। एक आम आदमी को क्या लगेगा कि इसमें सारी कारें खराब है या कोई एक आधी अच्छी है। अब मैं जो लेने जा रहा हूं भाई, मेरी किस्मत अच्छी, इतनी अच्छी थोड़ी है, वही अच्छी वाली मेरी किस्मत में ही आ जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो मैं जब पैसा दूंगा तो किस थॉट से इस गाड़ियों के लिए पैसे देने की कोशिश करूंगा? कम देने की कोशिश करूंगा या ज्यादा? बताओ कम क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है रिस्क है। जहां रिस्क है वहां पर मैं पैसा थोड़ी खर्चूंगा, जहां पर श्योरिटी होगी वहां पैसा खर्च दूंगा ना मैं। अब ब्रांडेड कार लेने जा रहा हूं सेम मॉडल की, वो कार है 7 लाख रुपए की, मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा, मैं 7 लाख रुपए की ले लूंगा। वही कंपनी की वही 2 साल चली हुई कार इस गाड़ी यहां पे मार्केट में खड़ी है और वो मिल रही है मुझको मान लो 4 लाख रुपए की, मान लो, ठीक है। 7 लाख वाली मुझे कितने की मिल रही है बेटे? 4 लाख रुपए की। तो मुझे महंगी लग रही है। क्यों महंगी लग रही है? क्योंकि इस गाड़ी के साथ एक रिस्क भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है इसका इंजन ही खराब हो सकता है मुझे 1 साल के बाद पता लगे इसमें शायद 1 लाख का खर्चा आने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा इस गाड़ी को 4 लाख की मैं ना लूं। बोलो सही है ना? चाहे वो गुड है चाहे वो लेमन है, मैं बोलूंगा ना यार 4 लाख की तो महंगी है। मैं बोलूंगा कि कितने की दे दो? 2.5 लाख रुपए की दे दो। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब इस गाड़ियों के ऊपर टैक्स तो ज्यादा के लगे हुए हैं और मुझे रिस्क की वजह से गाड़ी कितने में लेने में इंटरेस्टेड हूं मैं? 2.5 लाख में, मगर यानी 2.5 लाख से ऊपर की नहीं है। तो बेटा मुझे बताओ, ये चालू कार के मालिक को ज्यादा पता है ना इसकी गाड़ी चालू है, लेमन है, ये बेच देगा ना 2.5 लाख में, 2.5 पौने 3 में, जहां पे रेट सेटल होगा ये बेच देगा। एक कोई बात नहीं यार, ले जाओ, अपने पास वैसे ही कबाड़ है। ये वाला भी बेचने को तैयार हो जाएगा, ये वाला भी। जिसके पास लेमन थी, तो ज्यादा इन्फॉर्म्ड बंदा कौन है? सेलर या बायर? सेलर। वो कहेगा 2.5 पौने 3 तक मैं बेच भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पता उसकी गाड़ी में खराबी है। लेकिन बेटे मुझे बताओ, एक ये बंदा शरीफ आदमी जो अच्छी कार लेके खड़ा था, मिस्टर एक्स, और एक ये मिस्टर वाई, 2 बिल्कुल शरीफ आदमी जिन्होंने इस मार्केट में अपनी गाड़ी को फॉर सेल लगाया। कितने रुपए के लिए? 4 लाख के लिए। इनको पता लगा यार यहाँ तो 2.5 लाख पौने 3 लाख से ऊपर कोई रेट नहीं दे रहा हमारी गाड़ी का। ये लोग अपनी गाड़ी वहीं खड़ी रखेंगे क्या? ये कहेंगे भैया रहने दो आप, हम तो चल रहे हैं यहां से। ये अपनी गाड़ी ले जाएगा, ये अपनी गाड़ी ले जाएगा, और ये दोनों अपनी गाड़ी कहां पे लगाएंगे फिर? अब कहीं नहीं लगाएंगे। इनको पता सारी मार्केट बर्बाद है, ठीक है जी, और हमारे को रेट मिलना ही नहीं। ये पता है कहां लगाएंगे अब गाड़ी? ये ढूंढेंगे अपने रिलेटिव्स, ठीक है ना। मान लो गाड़ी निकुंज की है, निकुंज कहेगा देखो मैं नहीं बेच सकता यहाँ पे, है ना। ये आर्यन को बोलेगा भाई तेरा भाई हूं, देख तेरे से चीटिंग नहीं करूंगा, गाड़ी मेरी 1 नंबर है, लेकिन 4 लाख रुपए की ही बेचूंगा। बोलो अब इनमें आपस में क्या चल रहा है? ट्रस्ट। बोलो ट्रस्ट है ना वहां पे। तो वो कहेगा देख भाई अगर गाड़ी अच्छी होगी तो 4 लाख रुपए में मुझे महंगी नहीं है, फिर तो मैं ले लूंगा। वो कह रहा है अगर खराब हो गई तो मुझे वापस भी कर देगा। इनके बीच में तो एक बॉन्डिंग है ना, ट्रस्ट को लेके बॉन्डिंग है ना। तो ये सौदा हो जाएगा 4 लाख पौने 4 लाख में हो जाएगा सौदा। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों, अच्छी कारें तो उस मार्केट में बिकनी ही बंद हो जाएंगी। वो अच्छी कारें तो सिर्फ कहां बिकेंगी? रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ट्रू वैल्यू पे, है ना, जहां पर बैक्ड विद ट्रस्ट भी होगा, जहां पर ट्रस्ट भी होगा, गाड़ी के साथ ट्रस्ट जुड़ा होगा कि भी कल को हम कुछ कह सुन सकते हैं बात को लेके, है ना, कुछ पैसों की रिकवरी भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ बातें होंगी। तो बात जहां पर एक गारंटी होगी, 1 साल की हम गारंटी भी दे रहे हैं, वहां गाड़ी महंगी भी बिक जाएगी। तो ये 2 अच्छी कार वाले लोग तो छोड़ देंगे मार्केट। अब बेटा इस मार्केट में कितने लोग रह गए? लेमन वाले रह गए। और इस पूरी मार्केट
कौन सी मार्केट बन जाएगी? लेमन मार्केट, जहां पर गाड़ियां भी कबाड़, बंदे भी चालाक, रेट भी बर्बाद। बोलो ऐसे ही होगा ना, रेट भी कुछ नहीं होगा, 2.5-3 लाख की कार मिल रही है, गाड़ियां भी सारी बकवास है, और लेने भी कौन जाएगा? ऐसा बंदा जिसके दिमाग पहले से सेटल होगा कि मैं एक ऐसा रिस्की प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं जो कभी भी धोखा, पर वो मुझे मिलेगा सस्ता, और जो उस चीज को हैंडल करना जानता होगा, चाहता होगा, वो ले लेगा। और जिसको इस दलदल में नहीं घुसना, वो सारे शरीफ लोग तो साइड हो जाएंगे यहां से। बताओ आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा वो मार्केट में रह क्या जाएगा? एक अंडर प्राइज्ड मार्केट दैट इज टोटली फ्लडेड विद लेमन्स। तो क्या ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मार्केट होनी ही नहीं चाहिए? वो मार्केट में लोग जाना ही बंद कर देंगे, वो कहेंगे ना भाई नहीं चलता, अपने को नहीं जमता। तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई? अ प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेल्योर, जहां पर किसी ना किसी की इंटरवेंशन की जरूरत है। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल के अंदर आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है ICAI ने आपके कोर्स में कि भैया एडवर्स सिलेक्शन नाम की एक चीज होती है, और एडवर्स सिलेक्शन का मतलब यही होता है कि X possess द इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट द अदर पार्टी Y डज नॉट हैव। उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नोन मोर एक्यूरेटली टू X ड्यू टू एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। तो X के पास ज्यादा अच्छी बात है जी, चालाकी दिखाने की, Y को चीट करने का ज्यादा अच्छा मौका है, और वो मौका गवाएगा नहीं। तो ऐसे में मार्केट फेल्योर की पूरी जबरदस्त एक सिचुएशन क्रिएट होती है। यहां तक बताओ भाई, एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्लियर हो गया? अब एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपकी बुक के अंदर है, दैट इज मोरल हैजार्ड। इस चीज को समझना जरा, मोरल हैजार्ड ये क्या मीनिंग है, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि ये सभी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों थी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों थी, और गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा। ये तो आप चीज समझ ही रहे हो साथ साथ कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत के बगैर तो मार्केट बिल्कुल क्या हो जाएगी, डम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और मार्केट फेलियर होगा। वो चाहे इंश्योरेंस का बिजनेस हो, वो चाहे लेमन कार की मार्केट हो, वो बंद हो जाएगा धंधा, है ना, वो नहीं चल पाएगा। तो मोरल हैजार्ड का क्या मतलब है वो सुनो बेटा। इसका मतलब ये होता है, पहले 2 लाइनें आप पढ़ो। एक्सटर्नैलिटी है, क्या है एक्सटर्नैलिटी, फिर मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं आपको। अराइजेस व्हेनेवर देयर इज एन इट इज अबाउट द अपॉर्चुनिज्म characterized by an informed persons taking advantage of a less informed person. It arises from lack of information about someone's future behavior. 2 लाइनों में बहुत काम की बात लिख दी भाई। देखो 2 शब्द आए, अपॉर्चुनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फॉर्म्ड पर्सन। अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिटी मिल गई है। किसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है भैया? इन्फॉर्म्ड पर्सन को। इन्फॉर्म्ड पर्सन को क्या मिल गई है? अपॉर्चुनिटी मिल गई है। कैसे मिल गई है? क्योंकि उसको ज्यादा पता है चीज के बारे में, और जिसको नहीं पता उसको क्या नहीं पता, एक तो बंदे का नहीं पता, एक उसके फ्यूचर बिहेवियर का नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में उसका फ्यूचर बिहेवियर कैसा हो सकता है, चेंज। सर कैसे कैसे? अब मान लो निकुंज ने कार ली, कार के शोरूम से बाहर निकाली, फर्स्ट क्लास चमकती हुई कार, इंश्योरेंस नहीं कराया इसने बोला मैं करा लूंगा, 2-4 दिन में करा लूंगा, है ना। गाड़ी शोरूम से बाहर लेके आ रहा है, बेटे गाड़ी का ध्यान से चलाएगा नहीं चलाएगा? ध्यान से चलाऊंगा यार, इंश्योरेंस ही नहीं करा रखा अभी तक, है ना। आते आते तक अपना ध्यान कम रखेगा गाड़ी के अंदर, गाड़ी का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखेगा, स्पीड ब्रेकर से बिल्कुल आराम से निकालेगा, है ना। इधर उधर से जा रहे होंगे तो कम से कम 1-1 फुट देखेगा, कोई आ तो नहीं रहा, आराम से निकालेगा। तो मतलब कि क्या, क्यों निकालेगा ऐसा? क्योंकि अगर ठुक गई, लग गई, तो सारा खर्चा किसको झेलना है? इसको झेलना है। जैसे ही गाड़ी 1 महीना पुरानी हुई, इसने इंश्योरेंस भी करा लिया उसका। अब मुझे बताओ भाई, इंश्योरेंस कराने के बाद इसके बिहेवियर में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? 100% बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब ये मस्त चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर ठुक गई तो भी टेंशन नहीं है, बोलो है कि नहीं? क्यों टेंशन नहीं? बोलो क्योंकि सिर्फ क्या करना है, जाके कंपनी में छोड़ देनी है, फाइल चार्ज 1000 रुपए लगेंगे, बस जो लगेंगे, बाकी सारा नवा हो जाएगा। क्योंकि खर्चा किसने झेलना है बच्चों? इंश्योरेंस कंपनी ने। और अगर इसको 1000 से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो भाई ये जैसे मर्जी आप पेल रखेगा कार को, बिल्कुल नहीं देखेगा कैसे चला रहा हूं। इंफॉर्मेशन इसके पास है, किसके पास नहीं है? इसकी इंफॉर्मेशन, इसके बिहेवियर की,
कंपनी के पास, अगर कंपनी को पता होता इतना खतरनाक आदमी है तो इसको इंश्योरेंस ना देती, कहते भाई निकुंज को रहने दो, बाकी तो सबको दे देंगे। बोला है कि लेकिन उसको पता नहीं ना तेरे बिहेवियर के बारे में, जैसा मर्जी करेगी। हमारे बिहेवियर बदल जाते हैं क्योंकि हम इन्फॉर्म्ड पार्टी है ना। जब तक हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया तब तक हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, है ना। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा बिल्कुल भी कि जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस हमने करा लिया कुछ भी खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान ही रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते। ऐसा थोड़ी कि अपना जहर पी लेंगे चलो जी चले अपना जो है, या चलते चलते अपने आप को सिर में मार देंगे दीवार। ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, आप ऐसा मत समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं बात कुछ और है कि जब तक हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा तब तक हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखा, हम अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। बीमार होने पर हम अपनी पॉकेट के हिसाब से डॉक्टर का सिलेक्शन करेंगे। आप समझो बात को, पॉकेट के हिसाब से डॉक्टर का सिलेक्शन करेंगे। मान लो मेरे कुछ हुआ तो मैं देखूंगा ना यार कि मेरी पॉकेट के हिसाब से कौन सा डॉक्टर सही जा रहा है ना। कि यहां पर खर्चा होगा यार 5,000 रुपए का, मैं दिल्ली चला गया तो वही खर्चा 50,000 रुपए का हो जाएगा। मैं किसी और मेदांता जैसे हॉस्पिटल में चला गया, भाई वहां तो कुछ हिसाब ही नहीं है, पता नहीं कितने लाखों में चला जाएगा वो प्रोजेक्ट। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो जब तक मैंने अगर इंश्योरेंस नहीं कराया तब तक तो मैं लोकल डॉक्टर्स कुछ भी, या पहले तो अपने घर पे ही देख लूंगा, कुछ ना कुछ वैसे ही ट्रीटमेंट हो जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन बेटा जैसे ही अगर हमें समझ में आ गया कि मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस कराया और क्लेम हो जाएगा 100% पास, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है मेरी, क्लेम पास होगा, तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास अगर टाइम अच्छा सा हो तो आप अपना इलाज पानीपत में कराओगे ही नहीं। आप होगे चलो दिल्ली, क्योंकि मेरा तो क्लेम है 5 लाख रुपए का, हॉस्पिटल में अपना लौट जाओ, जितना टेस्ट होने हैं सारे टेस्ट ले लो मेरे, क्योंकि मैंने पैसे खर्चने, पैसे किसने खर्चने हैं। अब कंपनी को अगर तुम्हारा ये बिहेवियर पता होता तो कंपनी तुम्हारे को इंश्योरेंस देती नहीं, लेकिन वो बेचारी पार्टी, कौन सी पार्टी है, सेलर, उसको तुम्हारे बिहेवियर का पता नहीं है, तो तुम उसको चीट कर सकते हो, है ना। तो बेटा जी इसको बोलते हैं मोरल हैजर्ड, कि एक बंदे के कॉन्ट्रैक्ट से पहले का बिहेवियर कैसा है कुछ और कॉन्ट्रैक्ट के बाद का बिहेवियर कैसा है कुछ और सेलर को ये बिल्कुल नहीं पता कि आप अपना बिहेवियर चेंज कर लोगे। आप समझ रहे हो, ये देखो लेकिन ना, अपॉर्चुनिटी किसके पास है। Opportunism characterized by an informed person taking advantage of a less informed person। यहां पर less informed person है इंश्योरेंस कंपनी, और अपॉर्चुनिटी किसके पास आ रही है, आपके पास। 10,000 रुपए का प्रीमियम देकर के आपने 5 लाख का रिस्क ले लिया, कवर कर लिया इंश्योरेंस कंपनी का। अब आप थोड़े से बीमार होने पर अगर आप 1,000 में ठीक हो सकते हो तो आप सोचो कि मेरे को बहुत अच्छे से ठीक होना है तो मैं 10,000 में भी ठीक होने को तैयार हूं, मैं 50,000 में भी ठीक होने को तैयार हूं। आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो रहा है वहां पे। आप समझ रहे हो, आप टेस्ट की भी परवाह नहीं कर रहे हो, ये जरूरी है ये नहीं है। आप डॉक्टर को कह रहे हो भाई जो करना है कर दे, बस तू मेरे को ठीक कर दे और बिल जो है वो डाल देना मेरे अकाउंट में, हो जाएगा क्लियर। तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो। तो बच्चों ये है मेडिकल इंश्योरेंस, जो आप ऐसा आप कर सकते हो। देखो सारी एग्जांपल देंगे कि पर्सन का बिहेवियर ऐसे चेंज हो सकता है। क्या इन सभी मामलों में मार्केट फेलियर नहीं दिख रहा आपको? क्या इंश्योरेंस कंपनी का चीटिंग नहीं हो रही? थोड़े टाइम के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम बढ़े तो क्या इंश्योरेंस का धंधा बंद नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चों क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है? यस, गवर्नमेंट कहती है भाई तुम जो भी बंदा धंधा करे, बिजनेस करे, दोनों पार्टीज को पूरा पता होना चाहिए, सेलर को भी और बायर को भी। अब ये तो मैंने सेलर की चीटिंग के बारे में बताया, बहुत कुछ ऐसा भी तो होता है जो बायर की चीटिंग से कंसर्न होता है ना। आप कोई क्रीम लेने जा रहे हो, फेस क्रीम, मसाज क्रीम, है ना, उस पे सब अच्छा अच्छा ही लिखा हुआ है ना। क्या कुछ भी लिख सकते हैं? कुछ भी अब नहीं लिख सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बच्चों, रूल बना रखा है कि भाई जो आप बेच रहे हो, एडवर्टीजमेंट देखो एक गलत है, एडवर्टीजमेंट तो वैसे ही गलत करती है कंपनियां, और उसके अगेंस्ट भी रूल्स होने चाहिए वैसे तो, है ना। लेकिन आप अपनी पैकेजिंग क्या करोगे, बिल्कुल क्लियर कट वहां पे मेंशन करोगे, खाने की चीज है तो लिखोगे कैलोरी कितनी है और उतनी ही होनी भी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप इलीगल तरीके से प्रोडक्ट को बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट ने हालांकि अब कई चीजें सही करी हैं कि अगर सिगरेट का पैकेट बेच रहे हो तो भाई लिखो कि इससे कैंसर हो सकता है ना, डिस्प्ले करो, न्यूट्रिशनल अमाउंट उस पर लिखो, ठीक है जी। जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप कोई स्टॉक, कोई कंपनी अपना शेयर बेच रही है तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करे, लिखे, कस्टमर को बताए एडवर्टीजमेंट करते हुए कि रिस्क होता है जब आप शेयर में पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो आप देखते हो, डिस्क्लेमर पढ़ते हो आप कि भाई रिस्क है, इसमें पैसा लगाना, अब भी आप लगाना चाहते हो लगा दो, है ना।
समझ भी नहीं आता। हाँ बोलते ऐसे गलत है ना, वो भी गलत है कि उसको भी नॉर्मल स्पीड से बोलना चाहिए ताकि एक बंदे को समझ में चीज आए। सर समझ में आ गया तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। अरे यार क्यों नहीं लगाएगा, कैसी नीरस बात कर दी तूने। 25% का रिटर्न आता है, 20% का रिटर्न आता है, क्यों नहीं लगाएगा पैसा, बता, लगाएगा। ठीक है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जो है, जिसको मार्केट की समझ है, वो उस डिस्क्लेमर को ध्यान से सुनने के बावजूद भी वो लगाएगा, है ना। तो कोई ऐसा बंदा वो नहीं लगाएगा जिसको नॉलेज नहीं है और वो डिस्क्लेमर के बाद लगाना भी नहीं चाहता, तो वो नहीं लगाएगा, तो वो उसको लगाना भी नहीं चाहिए ना उसको। तो उसको बचाने के लिए ही गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप क्लियरिटी से मेंशन करो, ठीक है ना। और अगर नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, कस्टमर्स की नॉलेज बढ़ाओ, एडवर्टीजमेंट पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, रेगुलेशंस के साथ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक इंटरवेंशंस अपनी दी हैं ताकि दोनों पार्टीज को पूरा पता हो, सेलर को पता हो मैं क्या बेच रहा हूं। देखो सेलर को तो हमेशा ही पता होता है, लेकिन मैंने इंश्योरेंस कंपनी वाले एग्जांपल में आपको समझा दिया, वहां सेलर से ज्यादा किसको पता है, बायर को। आप समझ रहे हो। तो बाकी सब में किसको ज्यादा पता होता है, सेलर को, बायर को कम पता होता है। लेकिन इंश्योरेंस वाले केस में ज्यादा पता किसको है, बायर को, अपनी हेल्थ का। लोन लेने वाले को किस पता है रिपेमेंट कर पाऊंगा या नहीं, ज्यादा किसको पता है, बायर को। किसको कम पता है, सेलर को। तो भाई गवर्नमेंट कहती है सबको सब कुछ सबके बारे में पता होना चाहिए जब कोई एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर कर रहे हो, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत वहां पर है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, कि अगर इनकम अलग अलग है, तो नॉर्मल सी बात है, यहीं से शुरू किया था हमने टॉपिक। अगर इनकम सबकी अलग अलग है तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, है ना। गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी अगर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं तो उसको वेस्ट ना होने दिया जाए। गवर्नमेंट जो है इंटरवेन करेगी अगर कि रिसोर्सेज सब अच्छे रहें, इंटरवेंशन के साथ रहें। लेकिन अगर इंटरवेंशन प्रोड्यूसेस फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम्स, तो फिर इंटरवेंशन की जरूरत है नहीं, है ना। याद करो इस टॉपिक की शुरुआत में भी आपको बताया था मैंने कि पब्लिक फाइनेंस में कई बार क्या होता है, इंटरवेंशन की वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़ी क्रिएट हो जाती हैं, तो भाई वो इंटरवेंशन फिर जरूरत नहीं होती उस इंटरवेंशन। बताओ जी बच्चों, बात समझ में आ गई। तो दिस वाज द यूनिट नंबर 2।